बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 106 मुलाहिज़ा फरमाएं। किसी ने पुलिस वाले अंदाज में दबंग लहजे में कहा, गाड़ी रोक इधर साइड पर। हुक्म अदूली की गुंजाइश ही ना थी। ट्रक की रफ्तार कम हुई, फिर ट्रक के एक साइड पर रुक गया। क्या ले जा रहे हो? ट्रक को रोकने वाले ने कहा। मुझे उसकी आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। एक महूम सी उम्मीद में मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दोनों लातों को समेट कर फैलाया और जिस्म की सारी तवानाई सर्व करके उस संदूक की दीवार पर मारा जो मेरा ताबूत बना हुआ था। अंदर एक गूंज सी पैदा हुई और ये आवाज़ यकीनन उसको भी मुतवज्जो कर रही थी जिसने ट्रक रोका था। मगर मेरी बदकिस्मती के ऐन उसी वक्त कोई ट्रक का दरवाज़ा जोर से बंद करके नीचे उतरा। हुक्म करें आली जा। मैंने एक आवाज़ सुनी। ये उन्हीं में से एक था जो मीर वजीर एंड कंपनी में फोरमैन कहलाते थे। क्या ले जा रहे हो ट्रक में? आली जा ने खुशामदाना लहजे से मुतासर हुए बगैर गुर्रा के कहा, वही जो रोज ले जाते हैं सरकार। कंपनी का माल है थानेदार जी। कौन सी कंपनी का? क्या माल है इस संदूक में? थानेदार बोला, कंपनी का नाम तो ट्रक पर लिखा हुआ है सरकार। अपने चौधरी दिलावर साहब की फैक्ट्री है। मैंने फिर संदूक की दीवार पर लात मारी। ये कैसी आवाज है? थानेदार ने कहा, वो पीछे वाला पट जरा ढीला है आली जा। आप जरा इधर आए, सड़क से हटकर बात करें। ओए हाथ छोड़, बात कर इसी जगह। थानेदार गर्म हो गया। बक्स में क्या है? बक्स में पुर्जे हैं जी, ट्रैक्टर के साथ जोड़ने वाले। आवाज अब कदरे दूर से आई मगर मैंने बॉक्स के अंदर लाते मारने की जिद्दोजहद जारी रखी। अपने चौधरी साहब की फैक्ट्री में यही बनते हैं। बाई से ट्रक और बसें गुजरते जा रहे थे। चुनाचे जितनी आवाज मेरे कान उस डब्बे में सुन रहे थे उतनी बाहर थानेदार तक नहीं पहुंच रही थी। उसके बावजूद थानेदार के ज़हन में पैदा होने वाला शक बरकरार था। उसकी वजह गालिबन ये थी कि मुझे अगवा करने वाले का लहजा एतमाद से खाली था और शायद वो घबरा गया था कि खौफ उसकी आवाज से छलकता था। उल्लू बनाता है मुझे। थानेदार ने उसे एक और गाली देकर कहा, थाने की बात क्यों करते हैं जनाबे आली? ड्राइवर ने लिजाजत से कहा, बात तो यहाँ भी हो सकती है, तो बात कर इंसानों की तरह। ये क्या ढक ढक हो रही है? थानेदार ने कहा और अपनी कोशिश की कामयाबी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने संदूक के अंदर मुर्गे बेमिसल की तरह तड़पना शुरू किया और मेरी लातें लकड़ी की बनी हुई 3 दीवारों पर पड़ती रही। ट्रैक्टर के पुर्जे अंदर ही अंदर चलने लगे हैं। तेरे चौधरी साहब की। थानेदार ने बरमी से दिलावर को भी गाली से नवाजा। मैं खाल खींच कर सड़क पर डाल दूंगा। आली जा, इस बार माफ कर दें। ड्राइवर बोला, मैंने झूठ बोला था, बक्स में हिरन है। चौधरी साहब ने छांगा मांगा से पकड़ा था। बड़ा सख्त जुर्म है जी, लेकिन हम तो बेकसूर हैं। बड़े आदमियों के शौक हैं। हमें हुक्म मिला था कि उसे एक दोस्त के घर पहुंचाना है। वो सूबा सरहद के बहुत बड़े जमींदार हैं सरकार। खुला नहीं ले जा सकते, इसलिए एक बक्स में डालकर ले जा रहे हैं। उसकी आवाज रफ्ता रफ्ता करीब आ रही थी जिससे मैंने अंदाजा किया कि थानेदार एक एक कदम पीछे की तरफ बढ़ता आ रहा है। ड्राइवर ने बड़ी चालाकी से मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अगर पुलिस वाले ने पीछे आके झांका तो उसे बेहोश पड़ा हुआ चौकीदार जरूर नजर आ जाएगा। उसके बाद वो ड्राइवर को हरगिज नहीं बख्शेगा। वो देखें आली जा, चौधरी साहब ने कहा था कि कोई पूछे तो उसे यही बताया जाए, और ये नजराना है चौधरी साहब की तरफ से। ड्राइवर ने थानेदार को रोकने की कोशिश में कोई कमी नहीं आने दी। पूरे 2000 हैं, आप फरमा दें कि कम है तो ये हिरन का बच्चा उछल कूद कर रहा है। थानेदार की आवाज बहुत करीब से आई। चिल्ला क्यों नहीं रहा है? चिल्लाएगा कैसे सरकार? मुंह बांध दिया इसका। ड्राइवर बोला, अब जाने दें इस मामले को। ख्वाह मुखा बात बढ़ेगी, आप इसे जब्त कर लेंगे, फिर मुझे पकड़ के ढक लेंगे। मगर चौधरी साहब बड़े रसूख वाले आदमी हैं, उनको तो जेल हो ही नहीं सकती, जुर्माना ही होगा अदालत से। जुर्माना आप लें, अपना वक्त क्यों जाया करते हैं आली जा? मेरी भी जमानत हो जाएगी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हमारा कोई जुर्म नहीं, चले आप 2 के 4 कर लें। वैसे अपने चौधरी साहब ने मुझे 5 तक इख्तियार दिया है, लेकिन हिरन तो जरूर जाएगा जी। हो सकता है चौधरी साहब ऐसे ही आकर ले जाएं, फिर आपको अफसोस होगा अपने नुकसान का। ऐसी जिद में 5000 भी जाएंगे, हिरन का क्या है? वही हिरन के बच्चे। थानेदार ने यकलख्त मुश्तइल होके कहा। फिर पटाखे की तरह आवाज आई जिससे मैंने अंदाजा किया कि थप्पड़ खासा भरपूर था और ड्राइवर के मुंह पर पड़ा है। ये हिरन है कि बंदा? बोल, तेरी ऐसी तैसी बताता हूँ वाली जा। ड्राइवर की गुटी गुटी आवाज आई। यूं लगता था कि थानेदार ने गाली देते ही उसकी गर्दन भी दबोच ली है। खुदा ने मेरी सुन ली थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने बेहोश पड़े हुए चौकीदार को देख लिया था। हिरन वाला झूठ शायद 5000 में चल जाता, लेकिन अब मामला लंबा हो गया था। ड्राइवर बोलने की कोशिश में खलिक से खर की आवाजें निकाल रहा था। मेरा गला तो छोड़ें, वो हांफते हुए खांसने लगा। फिर ना जाने क्या हुआ कि गालियां देने वाले थानेदार की आवाज एकदम बंद हो गई। आखिरी आवाज जो मेरे कानों ने सुनी कराने की थी। शायद इससे पहले कोई चीज गिरी थी या टकराई थी। बाजी नहीं सी आउंदा सूर दा पुत्तर। एक और करख्त बैठी हुई आवाज आई, हुन ले 5000। बड़े वक्त पर काम किया तूने, पहला शख्स बोला। मैं तो घबरा गया था। चल अब निकल, गड्डी स्टार्ट कर। दूसरे ने कहा, ट्रैफिक बहुत है और इसका क्या बनेगा, यहीं सड़क पर पड़ा रहेगा। यार तू जल्दी कर, मैं इसको डालता हूँ किनारे पर। दूसरा बिना के बोला, ओए ठहर जरा, इधर बैठ जा।
बैठ मेरे साथ, कोई गड्डी है पीछे, लाइट उस पर ना आए वरना फंस जाएंगे, इसको बिल्कुल कवर कर ले, बस नीचे देख, मालूम हो कि हम ट्रक में कोई खराबी देख रहे हैं, ऐसे घबरा मत जाया कर। इसकी मोटरसाइकिल भी तो खड़ी है, वो आगे है और बिल्कुल ट्रक की साइड में है, पीछे से नजर नहीं आती, दूसरा बोला। मगर यार इसने नंबर तो नोट कर ही लिया होगा, ड्राइवर ने कहा। ओए दिमाग को ठिकाने रख, नंबर कौन सा असली है, दूसरे ने जल्ला कर कहा। चल अब उठ, फटाफट निकल जाते हैं। ट्रक एक बार फिर रवाना हो गया और इस अंधेरे में जो रात का एक हिस्सा था और मेरे साथ लकड़ी के इस बॉक्स में महसूर था, मायूसी का गहरा अंधेरा भी शामिल हो गया। इतना अंदाजा तो मुझे था कि ट्रक में आगे से कम 2 अफराद होंगे। अब मैं तसव्वुर कर सकता था कि शामत आमाल के बायस रास्ता रोकने वाले इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ। जब वो एक से बात कर रहा था तो दूसरा ट्रक में बैठा रहा और मौका मिलते ही दूसरी जानिब उतर गया जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। इंस्पेक्टर यहाँ तो बहुत ईमानदार और फर्ज शनास था या बहुत लालची के 5000 की रकम भी मजीद दुगनी करने की फिक्र में था। ड्राइवर का दूसरा साथी ट्रक की ओट में छुपा खड़ा रहा। इंस्पेक्टर 5000 लेकर चला जाता तो भी वो खामोशी से लौट कर अपनी जगह बैठता, मगर उसने मामलात को काबू से बाहर होते देखा तो बेखबरी में अचानक पीछे से आके इंस्पेक्टर के सर पर डंडे या सरिये से वार किया और बात खत्म कर दी। अब मालूम नहीं वो इंस्पेक्टर जिंदा था या सिर्फ बेहोश, लेकिन उसका जिस्म सड़क से हटकर नशेब में या किसी झाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था या उसी सड़क पर से गुजरने वाली ट्रैफिक नहीं देख सकती थी। उसकी मोटरसाइकिल को यकीनन हर गाड़ी के ड्राइवर ने देखा होगा और पहचान लिया होगा, मगर जानते बूझते इस चक्कर में कौन पड़ता है कि पुलिस की खैरियत मालूम करने रुके और अपनी खैरियत ना चाहे। सब यही फर्ज करते रहेंगे कि सार्जेंट आगे पीछे कहीं मसरूफ होगा, सुबह की रोशनी फैलने तक इसको कोई उठाने वाला ना होगा सिवाय खुदा के। अगर वो खुद भी होश में आके उठ खड़ा हुआ तब भी चौधरी साहब का क्या बिगाड़ लेगा। वो रिपोर्ट करेगा कि मीर वजीर एंड कंपनी के खिलाफ ट्रक ने जिसका नंबर ये था और जिसे सुलिया का ड्राइवर चला रहा था उस पर कातलाना हमला किया था, और चौधरी साहब कहेगा कि कैसी बातें करते हैं आप थानेदार साहब, ना इस नंबर का ट्रक हमारी फैक्ट्री में है और ना ही सुलिये का कोई ड्राइवर। ये जो बंदा है जिसे आपने शिनाख्त किया है ये तो ड्राइवर नहीं, फोरमैन है जनाबे आली। और हिरन कैसा, आप मजाक कर रहे हैं हमसे अपने थानेदार साहब? अच्छा छांगा मांगा में हिरन कहाँ, और हों भी तो हम को मरने जीने की फुर्सत नहीं, हम क्यों पकड़ेंगे हिरन? क्या हमें मालूम नहीं कि ये जुर्म है? सूबा सरहद में अपना दोस्त, वाह जी वाह, हमने तो अभी तक पंजाब से आगे कुछ देखा ही नहीं। ये सूबा सरहद है किधर जनाब इंस्पेक्टर साहब बहादुर। और बेचारा इंस्पेक्टर यही समझेगा कि चौधरी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं वही ले देकर शुक्रिया अदा करे और रुखसत हो जाए, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। वक्त के साथ फासले का एहसास भी बाकी ना रहा। रफ्ता रफ्ता मुसलसल झटकों से मेरी अपनी हालत गैर होने लगी। अगर मुझे कंक्रीट मिक्सर में डाल के घुमाया जाता तब भी मेरी हालत यही होती। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया था और इसी तरह दर्द कर रहा था जैसे वतन अजीज में पहली रात सरकार की बेज़बानी के बाद दर्द मेरे रगो पै में सिराइत कर गया था। इसके ऐसी निजात की बजाय कोई सूरत नजर न आती थी और मंजिल तक पहुंचने से पहले अगवा कुंदगान के अजाइम का अंदाजा भी महाल था। तामवक्ती मायूसी और नाउमीदी का वक्फा गुजर गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि अब ताइदे गैबी की क्या जरूरत। तामवक्ती मायूसी और नाउमीदी का वक्फा गुजर गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि अब ताइदे गैबी की क्या सूरत हो सकती है, सिवाय सोचने के मैं कर भी क्या सकता था। एक उम्मीद की किरण तो चौकीदार का वजूद था, खुदा करे उसे होश आ जाए और वो इस काबिल हो जाए कि राय अम्मा को मुतवज्जो कर सके, यानी किसी शहर या कस्बे से गुजरते हुए चीख व पुकार मचा सके। हाथों और पैरों के खुल जाने की उम्मीद रखना ऐसा ही था जैसे मेरे गिर्द मजबूती से जमे हुए तख्तों की दीवारों के शक होने की तवक्को रखना। अलबत्ता ये हो सकता था कि किसी तरह वो टेप ढीला हो जाए जिसने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर रखी थी। मैंने ऊँटों को, जबड़ों को और दांतों को हरकत देकर उस टेप से निजात हासिल करने की वाजिबी सी कोशिश की, जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यह ख्याल नामुमकिन है। टेप तो मेरे लबों के गिर्द गोश्त के हर रेशे से यूं चिपका हुआ था। इस किस्म की सही लासिल अपनी नजर में खमाकत लगती थी। पीछे से किसी गाड़ी ने म्यूजिकल खारन देना शुरू किया। यह गालबन लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली कोई वैगन थी जो जरा सी देर में आगे निकल गई। ड्राइवर महज तफरी, तबे और अपनी इनफरादियत के मुजाहरे की खातिर खारन बजा रहा था, वरना इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम थी। शहर के रश में रास्ता मांगने के लिए ये सुर शायद किसी के कानों पर जूं की तरह रिंग थी, मगर बात सिर्फ वही थी कि गाड़ियां थी जो एक शहर से दूसरे शहर आ जा रही थी। हारन की सुरीली आवाज दूर हो गई, फिर दूसरे ट्रैफिक के शोर में गुम हो गई। मैं इस हारन के सुर भूल चुका था। अचानक मेरे कानों ने वही आवाज फिर सुनी। ट्रक की रफ्तार में इजाफा नहीं हुआ, चुनाचे इसका मतलब यही निकाला जा सकता था कि वैगन रुक गई थी या उसकी रफ्तार इतनी कम हो गई थी कि ट्रक ने फिर उसे जा लिया। दूसरी सूरत कदरे गैर अमली लगती थी क्योंकि वैगन वाले तेज रफ्तारी के बायस खासे नेक नाम है। चुनाचे ये बात ज्यादा करीन क्यास लगती थी कि वैगन रुकी है। जरा सी देर के लिए वैगन के कंडक्टर की सदा सुनाई दी, बाई चकवाल मोड़। हारन फिर बोला। सुहावा के करीब बाईं जानिब एक सड़क चकवाल जाती है और एक संगे मील से अंदाजा होता है कि इस्लामाबाद कितनी दूर है।
मुखालिफ समत में लाहौर कितनी दूर और बाएं हाथ पर चकवाल का फासला कितना है, इतना ही दूसरा बोर्ड बहुत आगे रावलपिंडी के करीब आता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी हमने उतना फासला तय नहीं किया था। ट्रक बाईं तरफ घूम गया, वैगन का म्यूजिकल खरन दूर से सुनाई दिया, फिर करीब आने लगा। अब शुबे की गुंजाइश ना रही। ट्रक चकवाल वाली सड़क पर जा रहा था। जरा सी देर में फिर वैगन आगे निकल गई। ट्रक ने एक और मोड़ काटा और रास्ता मजीद नाहमवार हो गया। ये झेलम के गिरदोनवा का वही नाहमवार टीलों और खाइयों वाला इलाका था जहाँ से मैं सुबह कार में गुजरा था। कार तो अब मोहसिन ले जा चुका होगा और मेरे गायब हो जाने से सब तशवीश और परेशानी में मुबतला होंगे। ये बात किसी की समझ में नहीं आई होगी कि मेरा ब्रीफ केस MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स के चौकीदार के पास कैसे पहुंचा और मैं फैक्ट्री में नहीं गया तो कहाँ गया। रिजवी साहब सख्त बरहम होंगे। ये सिकंदर बाज नहीं आता कोई नया गुल खिलाने से, इसे तो हर वक्त नजर के सामने रखना चाहिए। बस गलती होगी कि गाड़ी को मुरम्मत करा के लाने की जिम्मेदारी सौंप दी और राबिया सख्त फिक्रमंद होगी। ऐन मुमकिन है किसी कमरे में बैठी रो रही हो। मैंने चश्मे तसव्वुर से राबिया को अपने लिए रोते देखा और उस मंजिर ने मुझे खासा सामाने तस्कीने कल्ब फराहम किया। मोहसिन क्या करेगा? अब तो रिजवी साहब ही हैं कि अपनी पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री पर चढ़ाई कर दें और चौकीदार से चौधरी दिलावर तक सबको छान फटक के मेरा सुराग लगाने की कोशिश करें। नए चौकीदार को कुछ मालूम नहीं होगा तो बताएगा क्या खाक। चौधरी दिलावर कुछ बताने वाला आदमी ही नहीं है। वो तो ऐसा एक्टर है कि FBI और स्कॉटलैंड यार्ड वालों के सामने कत्ल कर दे और फिर उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला दे। ट्रक एक हिचकोले के बाद रुक गया। आगे वाले दोनों दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैं मुंतजिर रहा कि सफर खत्म होने के बाद आजमाइश का अगला मरहला क्या होगा। हमेशा की तरह मुझे ये ख्याल भी आया कि शायद अब वो मेरा किस्सा पाक करके मुझे उस मुकाम पर दफन कर जाएंगे जहाँ तक किसी के ख्याल की रसाई भी हासिल नहीं होगी। और मैंने ये सोचा कि मेरे कत्ल से दुश्मनों को कुछ हासिल होता तो वो तुझे आज से बहुत पहले ठिकाने लगा चुके होते। वो इसकी जुरात नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जानते हैं कि अकेला होने के बावजूद मैं अकेला नहीं। SSP जामन रिजवी, राबिया कारी, एडवोकेट मोहसिन, ASI शेख और उस्ताद टैडी के अलावा मेरे इतने मुखलस दोस्त और तरफदार हैं कि उन्हें हर कतरे खून का हिसाब देना पड़ेगा और ये सब लोग मिलकर उन्हें तख्ते दार तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे। इनके दामन पर मेरे लहू का एक भी दाग नजर आया। मुझे इतनी दूर लाने का मकसद कुछ और भी हो सकता था जो मुझ पर वाज़ेह नहीं था। तशद्दुद के जरिए कोई तहरीर हासिल करने या किसी बात का एतराफ़ करने का मसला होता तो लाहौर में भी हल हो जाता, लेकिन इनके रुकने का मकसद कुछ और था। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो थक गए थे। उनमें से एक को रफ़े हाजत की ज़रूरत महसूस हुई थी और दूसरा सर दर्द की शिकायत कर रहा था। अब वो दोनों थर्मास में से चाय पी रहे थे, कुछ खा रहे थे और ना जाने क्यों खामोश थे। फिर वो ट्रक के करीब बैठ के सिगरेटें पीने लगे। उसी वक्त चौकीदार बड़बड़ाया, चौधरी साहब माफ कर दे मुझे, आपको 5 टन का वास्ता, मुझे मत मारे, मेरे बीवी बच्चे। वो होश में आने लगा था। शऊर और लाशऊर के दरमियान उसका एहसास जाग रहा था और उसे याद दिला रहा था कि चौधरी साहब उसके कत्ल का हुक्म सादर फरमा चुके हैं। कैसी अजीब बात है कि वो शख्स जो अपना घर बना लेता है किसी भी औरत से वाबस्ता हो जाता है और बाप बन जाता है, उसे अपनी ज़ात के मफादात का ताफुज अजीज नहीं रहता। वो खुद को और अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत को भूल जाता है और उसकी तमाम तवज्जो मोहब्बत, शफकत, जज्बात और ख्यालात की दुनिया वही घर बन जाता है। वो खुद को और अपनी ज़िंदगी को उसी घर में बांट देता है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं मांगता। मरने से नहीं डरता, लेकिन इस ख्याल से डरता है कि वो मर गया तो उसके घर का क्या बनेगा और उसके बीवी बच्चों को वो सब कौन देगा जो उसके दम से उन्हें मयसर था। और इसमें भी हैरत का पहलू ये था कि कभी कोई ये नहीं सोचता था कि उन्हें रोटी कपड़ा कौन फराहम करेगा और उनके मादी वसाइल के असबाब क्या होंगे। खुदा के राज़ी होने पर सबका एतकाद कामिल रहता था और सब ये समझते थे कि पलने को दुनिया में कुत्ते के बच्चे भी पल जाते हैं, इनका कोई खानदान नहीं होता, जज्बाती रिश्ते नहीं होते और वालिदैन जैसा परवरिश करने वाला नहीं होता। असल कमी मोहब्बत की रह जाती है और तरबियत की रह जाती है और यह कमी सिर्फ बाप पूरी कर सकता है। मेरा अपना घर कोई नहीं था, बीवी और बच्चे नहीं थे, लेकिन मैंने दुनिया में हर जगह खानदान और घर से आदमी के ताल्लुक को इसी अंदाज में देखा था और महसूस किया था। गामे, हमें काम खत्म करके वापस भी जाना है। मैंने ड्राइवर की आवाज को बहुत करीब से सुना। देख ताफे, इस चौकीदार को छोड़ दे, दूसरे शख्स ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, जिसे गामे के नाम से मुखातिब किया गया था। क्या दिमाग चल गया तेरा? ताफे ने कहा, इस वक्त सड़क पर कोई नहीं, इसे यहीं डाल के गाड़ी ऊपर से गुजार देते हैं। इसे लंबाई के रुख लिटा दे, पीछे वाले डबल पहिए ऊपर से एक बार गुजर गए तो कीमा हो जाएगा, सूरत फिर कौन पहचानेगा। ताफे मेरी बात मान ले, ये बहुत गरीब और बेकसूर आदमी है, बीवी बच्चे हैं इसके। ताफे ने उसे गाली दी, वो तो तेरे भी हैं, चौधरी साहब तुझे जिंदा छोड़ देंगे। उन्हें मालूम ही नहीं होगा, मैं इसको समझा दूंगा फिर नजर ना आए। गामे ने लजाजे से कहा, तू सिफारिश क्यों कर रहा है इसकी? ताफे ने बिगड़ के कहा,
तेरा मामा लगता है ये? हाँ ये ठीक है ताफे, ये मेरा मामा है, गामे ने कहा। सगा तो नहीं, लेकिन इसने मेरी माँ को हमेशा बहन कहा था और मैंने इसे गांव से बुला के नौकरी दिलाई थी। नहीं गामे, ताफे ने कुछ देर बाद कहा, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं वही करूंगा जो मुझे चौधरी साहब ने कहा था। ताफे, कल ये भी हो सकता है कि चौधरी साहब इस काम का इनाम तुझे उल्टा दें, गामे ने कहा। मुझे मालूम है चौधरी दिलावर के कितने ताबेदार इसलिए मारे गए कि उन्होंने हुक्म की तामील की थी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता और अपने किसी राजदार को जिंदा नहीं रहने देता कि बाद में उसके लिए खतरा बने। कल की कल देखी जाएगी, ताफे ने कहा। लेकिन अब उसके लहजे में खौफ शामिल हो गया था और उसका एतमाद खोखला लगता था। उसके अलावा झूठ तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वापस जाके ये एतराफ करना पड़ेगा कि हमने इसे मार दिया। बात तो एक ही है, फिर ये दूसरा जुर्म करने का फायदा? हो सकता है चौधरी को उन पर भरोसा ना हो जिनकी बात तू करता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ये राज फाश हो गया कि हमने झूठ बोला था और चौकीदार को जिंदा छोड़ दिया था तो वो माफ नहीं करेगा। उसे मालूम नहीं होगा, ताफे, गामे ने कहा। ये तला गंग से आगे एक गुमनाम से गांव में रहता है, जिला कैम्बलपुर में। उधर चौधरी का या उसके कारिंदे का गुजर होने का कोई सवाल नहीं है। मैं उसे सब बता दूंगा कि रोपोश हो जाए। बेवकूफी की बात ना कर, ताफे ने मुश्तइल होकर कहा। कल नहीं तो परसों चौधरी खार अखबार देखेगा और उसको किसी भी अखबार में ये खबर नहीं मिलेगी कि चकवाल जाने वाली सड़क पर कोई नामालूम शख्स किसी बस या ट्रक के नीचे कुचला गया। तो क्या वो हमसे नहीं पूछेगा? क्या जवाब देगा तू उसे? हम ये भी तो कह सकते हैं कि सड़क पर खतरा था, गाड़ियां आ जा रही थी, गामे ने कहा। चुनाचे हमने उसे एक गैर आबाद जगह पर गाड़ दिया। कैसे गाड़ दिया? खाली हाथों से कब्र खोदेगा? ताफे ने अकारे से कहा। इतना बेवकूफ समझता है तू दिलावर को? वो मुझे गर्दन से पकड़ कर ले आएगा। बता अपने मामा को कहाँ गाड़ा था, फिर वो तेरी कब्र बना देगा। कुछ भी हो ताफे, गामे ने मजबूत लहजे में कहा। मैंने रवाना होते वक्त ही फैसला कर लिया था कि ये कत्ल नहीं होने दूंगा। तेरे फैसले की ऐसी तैसी मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, और देखता हूँ तू मुझे कैसे रोक सकता है, ताफे ने कहा। मैं दम बखुद लेटा ये सब सुन रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि इनका इख्तलाफ राय तसादुम का बायस बन जाए। उनमें से एक मारा जाए मगर दूसरा भी शदीद जख्मी हो सकता है। इस हद तक वो ट्रक चलाने के काबिल न रही और अब झगड़ा वाकई बढ़ गया था। गालिबन ताफे ने आगे बढ़ने की कोशिश की और गामे ने उसका रास्ता रोका। बेगूफ अंधेरे में आवाजें सुन के सिर्फ तसव्वुर से काम ले सकता था। ताफे ने चिल्ला के गाली बकी। छोड़ दे, मुझे मेरा ख्याल था तू ऐसे ही समझ जाएगा, गामे ने खामते हुए कहा। जाके अपने मामा को कत्ल कर, उसने गाली देकर कहा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताफे ने भी खामते हुए दूसरी गाली दी। तू है क्या? आवाजों के उतार चढ़ाव से अंदाजा होता था कि वो गुथम गुथा हो रहे हैं। फिर उनमें से कोई सड़क की दीवार से टकरा के रहा। ये आवाज गामे की थी। फिर कुछ देर की खामोशी का एक वक्फा आया। शायद गामे की कुव्वत मुज़ाहमत वक्ती तौर पर जवाब दे गई थी। ओए गामिया, ताफे ने अचानक चिल्ला कर कहा। वो तो है ही नहीं, भाग गया वो, तेरी माँ का कसम भाग गया, गामे ने कमजोर आवाज में कहा। अब क्या करेगा तेरा चौधरी? अभी तो यहाँ था वो, ताफे ने घबराए हुए लहजे में कहा। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है वो? मैं उसे पकड़ लूंगा। उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो दूर गया होगा। फिर एक जिस्म के जमीन पर गिरने की आवाज आई। छोड़ मेरी टांग कुत्ते, ताफे ने चीख कर कहा, जो शायद गामे की वजह से मुंह के बल गिरा था। गामे ने उसके भागने से पहले ही अपनी टांग अड़ा दी थी। फिर हाथ बढ़ा के उस तरह ताफे की टांग पकड़ी कि वो चित्त हो गया। कुछ देर तक मैं सिर्फ गालियों, धमकियों और खाली हाथ पैर मारपीट की आवाजें सुनता रहा। फिर उन आवाजों में थकन के और शिकस्त के आसार नमूदार होने लगे। गालिबन दोनों हरीफ हम पल्ला थे और किसी को मौका नहीं मिला था कि खंजर पिस्तौल इस्तेमाल कर सके। चुनाचे दोनों अदमोए हो रहे थे। ये सूरत हालात मेरे हक में खुश आइंदा थी और कुदरती तौर पर मेरी जज्बाती हमदर्दी गामे के साथ थी। वक्त का एहसास बेमानी हो चुका था। अब सिर्फ अंजाम का इंतजार था, लेकिन आवाजें दूर होती जा रही थी या मदम पड़ रही थी। वो दोनों इस तरह करा रहे थे जैसे नदा के कर्म में मुब्तला हों। मेरी उम्मीदें नए सिरे से बेदार हो गई थी। मैं ये फर्ज करने में हक बजानिब था कि बच जाने वाला भी इस ट्रक को इतने वजन के साथ ऐसे अंधेरे में और ऐसे रास्तों पर नहीं चला सकेगा। अगर उसने कोशिश की तब भी ट्रक उलट जाएगा, किसी खड्ड में गिर जाएगा या दरख्त से टकरा जाएगा। ऐसी सूरत में बॉक्स के गिर कर खुल जाने के इम्कानात खासे रोशन थे, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का था कि सुबह तक कोई भी ना उठ सके और चंद घंटे बाद दिन का उजाला नमूदार होते ही सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो तो गुजरने वाले मदद के लिए आ जाएं और पुलिस को बुला लें, या उससे पहले ही गामे का मामा किसी को बुला लाए। मुझे अपनी निजात यकीनी नजर आने लगी थी, लेकिन निजात के बाद बहुत से मसाइल पैदा होना भी यकीनी था। अचानक मैंने संदूक की एक दीवार पर ठक ठक सुनी। खामोशी इतनी गहरी थी और मैं अपने ख्यालात में ऐसा खोया हुआ था कि इस आवाज पर भी मैं उछल पड़ा।